नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में एक खास रिपोर्ट में। मैं आपको बता दूं, इससे पहले कई रिपोर्ट्स जेजेएन न्यूज़ आप तक लाया है, फिर चाहे वो डॉक्टर्स डे की हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको बता दूं अस्थमा डे है और पूरे विश्व भर में जो है हर मंगलवार को, मतलब पहला मंगलवार जो होता है मई का, उसमें अस्थमा डे मनाया जाता है। और विश्व की अगर मैं बात करूँ तो लगातार जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और अस्थमा जो उसके रोगी हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो अस्थमा से जुड़े जो कुछ कई लोगों के सवाल होते हैं, कई जो उसको लेकर रूमर्स होती हैं वो भी फैलती हैं। तो इससे जुड़ी कई बातें जो है आज हम डॉक्टर से करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त डॉक्टर गौरव सिंघल सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। वर्ल्ड अस्थमा डे पे जेजेएन न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और वर्ल्ड अस्थमा डे हम सेलिब्रेट करते हैं ये पता लगाने के लिए, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग अ डिज़ीज़, जो एक बीमारी है अस्थमा, जिससे हमारे बचपन से लेके एल्डरली एज ग्रुप तक के लोग अफेक्ट हो सकते हैं, और हम कैसे कैसे उस चीज़ से बचाव कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। तो सर, जिस तरह से कई बार ये भी सवाल होते हैं कि बच्चों को ही होता है या बड़ों को ही होता है, तो ऐसा भी कुछ है क्या सर? अस्थमा आजकल इस बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण कोई भी एज लिमिट इससे दूर नहीं रह गई है। और हम अस्थमा 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल के, 90 साल के बुजुर्ग तक पे देखने को मिलता है। तो सर, सबसे ज़्यादा किनको देखने को मिलता है? लोग जो या फिर प्रदूषण वाले शहर में रह रहे हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी उनके द्वारा हो रही है? 2 तरीके से हम अस्थमा को एक ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं अगर हम करें तो। एक अस्थमा जो एलर्जी रिलेटेड होता है, और एक जो पॉल्यूशन रिलेटेड भी कई बार लोग एस्थमेटिक्स हो जाते हैं। तो एलर्जी वाला तो उसका प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है, वो कोई भी कहीं भी रह रहा है उसको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। बट एक अलग तरीके का अस्थमा होता है जिसको हम न्यूट्रोफिलिक अस्थमा बोलते हैं। वो अस्थमा जनरली पॉल्यूशन रिलेटेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा मिलता है। बट अगर हम अस्थमा को एज सच देखें तो उसमें मेजॉरिटी लोग जो होंगे वो एलर्जी वाले ग्रुप के ज़्यादा होते हैं, और उसमें हमारे जो यंगर एज ग्रुप होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जो हमारा स्कूल गोइंग है, जो हमारा वर्किंग क्लास है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और इस कारण हमारे पास आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ, इतने अच्छा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि हम 95 to 96% लोगों को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि लगातार बढ़ते रहता है या फिर एक समय ऐसा आता है कि ख़त्म हो जाता है ये? बहुत सारी भ्रांतियाँ ये हैं कि हम अस्थमा जो है वो लाइलाज बीमारी है, एक बार बीमारी हो गई तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते। ये मैसेज हमारे जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम चाहे जड़ से ख़त्म ना कर पाएँ, बट हम उसके इफ़ेक्ट को शरीर के अंदर तक पहुंचने में और परमानेंट डैमेज होने में हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। बहुत हद तक हम कारगर हैं इस चीज़ के लिए कि हम उसके कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इफ़ेक्ट्स नहीं हों। अगर हम अपने पेशेंट्स को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि उनको बार बार सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, तो उनमें लंग्स को कमज़ोर होने की क्षमताएं फिर कम हो जाती हैं, और वो पेशेंट्स अपने को सालों साल चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज कैपेसिटी के साथ अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ना उनको कभी सांस फूलने की दिक्कत आएगी, ना और कोई परेशानी आएंगी। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने इन्हेलर्स को, अपनी दवाइयों को ठीक से नहीं लेते हैं, जिस कारण ये बीमारी उनके अंदर घर बना लेती है और सांस की नलियों में सूजन और इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको फिर ठीक कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार नामुमकिन भी। लेकिन ऐसा बहुत ही लो परसेंटेज ग्रुप में होता है। ज़्यादातर लोग अगर ढंग से इलाज करेंगे, प्रॉपरली इन्हेलर्स का यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर, क्या अगर पहले ऐसा होता था कि पहले अस्थमा के रोगी ज़्यादा आते थे और अब कम आ रहे हैं, ऐसा भी है क्या कुछ?
मुझे नहीं लगता कि अस्थमा के रोगी किसी भी हद में कम हुए हैं। अस्थमा के रोगी अमूमन अगर हम देखें तो बढ़ ही रहे हैं अस्थमा के रोगी, और हमें अपने एनवायरनमेंट को, हमें सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। विल हैव टू क्रिएट अ मोर ग्रीनर एनवायरनमेंट, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली जनरेशन्स को हम इस बीमारी से कुछ हद तक बचा सकें। सर, कोई एक मैसेज जो आप लोगों से कहना चाहते हैं इससे बचने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी एस्थमेटिक्स जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए इन्हेलर्स और लाइफलाइन। अगर आप इन्हेलर्स को ढंग से टेक्निकली चेक करिए कि आप इन्हेलर्स कैसे ले रहे हैं, इन्हेलर्स को नियमित तौर पे लीजिए, और अपने सराउंडिंग्स में ये देख के रखिए कि आपको किस वजह से वो दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगर आप इन्हेलर्स प्रॉपरली लेंगे और अपने ट्रिगर फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखेंगे तो आप बहुत हद तक अपना एस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखा आपने जिस तरह से डॉक्टर गौरव ने हमको बताया कि अस्थमा को लेकर कितना जो है रूमर्स इस दौरान फैलते हैं, और अब जो है वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, तो इससे जो है अस्थमा के रोगी भी बहुत बढ़ रहे हैं, और भी बहुत कारण हैं जिससे अस्थमा के जो रोग है ये लगातार बढ़ रहा है। और अस्थमा दिवस को लेकर जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।